कि निराश ना हो। परसिस्टेंस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू दैट समवन कैन हैव। और मेरे पिताजी टैक्सी चलाते थे और मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो दिक्कतें तो थी, बट कभी भी मेरे माता पिता ने कभी ऐसे दिक्कत महसूस नहीं होने दिया। सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो शायद सोशल सर्विस के लिए बेस्ट है। बिना निराश हुए और लगातार निरंतर मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, तो कभी ना कभी मंजिल तो मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन। अगर हम किसी को दें तो वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इंस्टीट्यूट्स अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं कि आईआईटी ही सब कुछ है और वही ज़िंदगी का अंतिम गोल है। और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की सक्सेस उसकी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होती है, पूरा समाज, बहुत सारे लोग आके उसमें योगदान देते हैं। बच्चे ने पहले से ही मैं नवोदय में जाऊंगा, फिर आईआईटी में जाऊंगा और फिर अब यूपीएससी में जाऊंगा, तो इसकी मतलब वो रही है, तो हम तो इसकी हेल्प करते रहे हैं, मतलब जो हमारे से हुई है। हाँ। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ती और आम आदमी की पहुंच में है। अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत तो रंग लाती ही है। तो ये सारा मैं खुद भी पढ़ती थी और मेरे साथ मेरे बच्चे भी पढ़ते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है शिवम, जिन्होंने यूपीएससी में अपनी सक्सेस पा ली है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में, कैसे क्या इनका सुझाव है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए और इनको क्या स्ट्रगल रहा इनके जीवन में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप अपने सफरनामे के बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपने कैसे क्या किया? तो मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय नहचाना रेवाड़ी से हुई है। उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है और अभी मेरी रैंक 457 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। आईआईटी से यूपीएससी में आना, बताइए थोड़ा इसके बारे में। एक्चुअली हमेशा से समाज के लिए कुछ करने की चाह थी और हमेशा से ऐसा लगता था कि जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन मुझे मिला है, तो समाज ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं भी समाज के लिए कुछ करूं। तो वो हमेशा से मेरी प्रेरणा बनी कि मुझे कुछ करना चाहिए। और सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो शायद सोशल सर्विस के लिए बेस्ट है। यूपीएससी सर्विसेज में यूपीएससी क्लियर करने के लिए एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं जो नाकाम हो जाते हैं कई बार। आप उन स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि निराश ना हो। परसिस्टेंस इज़ द बिगेस्ट वर्च्यू दैट समवन कैन हैव। बिना निराश हुए और लगातार निरंतर मंजिल की तरफ बढ़ते रहना, तो कभी ना कभी मंजिल तो मिल ही जाएगी। और नहीं भी मिलेगी तो इस पूरी जर्नी में हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमेशा लाइफ में काम आएगी। तो इसलिए निराश ना होना सबसे महत्वपूर्ण है। हर किसी की लाइफ में फाइनेंशियल एक बड़ा सपोर्ट रहता है। आपकी लाइफ में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं या नहीं आए हैं, या कैसा सपोर्ट रहा उसके बारे में बताइए। तो मैं एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पिताजी टैक्सी चलाते थे और मम्मी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तो दिक्कतें तो थी, बट कभी भी मेरे माता पिता ने कभी ऐसे दिक्कत महसूस नहीं होने दिया और अपनी ज़रूरतों को दबा के और हमेशा मेरी ज़रूरतें पूरे करना, सेक्रीफाइस करना, तो ये सब मैंने इनसे सीखा है। तो आप हॉस्टल में भी रहे होंगे स्टडी के लिए, उस मोमेंट को आप कैसे करते थे? मुझे लगता है कि कंपटीशन होता है आपस में लोगों के बीच में, बट कोऑपरेशन से ही हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आपस में मिलके पढ़ना, एक दूसरे की मदद करना, उससे ज़्यादा काम कम समय में हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक यूपीएससी एग्जाम आपने क्लियर किया है, आगे भविष्य में आप एक बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर आने वाली है, तो आप समाज के लिए क्या क्या करने वाले हैं उनके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन। अगर हम किसी को दें तो वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो एज ए सिविल सर्वेंट मैं एजुकेशन में काम करना चाहूँगा। एजुकेशन के साथ हेल्थ सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा भी मेरी रुचि है इन सब में। यूपीएससी तक आने के लिए आपका मोटिवेटर कौन था? सबसे बड़ा मोटिवेटर तो मेरे माता पिता रहे हैं, साथ में मेरे अध्यापक हैं नवीन मिश्रा जी। तो जब मेरा आईआईटी में चयन हुआ तो उसके लिए उन्होंने मुझे पढ़ाया था और उसके बाद से उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया कि तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना चाहिए। तो वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।
आजकल हम देखते हैं बच्चे कोटा जाते हैं कोचिंग के लिए, दिल्ली जाते हैं और कई बार मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए कैसे मैनेज की जाए वो चीज़ें, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए कि कैसे प्रिपेयर रहे उन चीज़ों के लिए, ताकि कोई सिचुएशन फेस करनी हो तो कैसे करें। देखिए, जब बच्चा कोटा जाता है तो वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज होती है उसकी, और उसको गलत और सही की ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो उस समय माता पिता, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चे पर ज़्यादा दबाव न डालें, उसको मोटिवेट करे, उसको प्रोत्साहित करे, और अगर बच्चा नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर ऐसा दबाव न डाले कि आपको यही करना है। साथ में वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बच्चे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, बच्चा क्या कर रहा है, क्या उनकी मनोस्थिति है। काउंसलर्स प्रोवाइड होने चाहिए बच्चों के लिए। इंस्टीट्यूट्स अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं कि आईआईटी ही सब कुछ है और वही ज़िंदगी का अंतिम गोल है। तो इस तरह का लोग बच्चों के दिमाग में ना डाला जाए ये सब चीज़ें, बल्कि उनको पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाए कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कैसे वो जान सकते हैं, लर्निंग आउटकम कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप लोकतंत्र को किस नज़रिए से देखते हैं आज के समय में? लोकतंत्र का मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ चुनाव करना नहीं होता है, बल्कि डिस्कशन एंड डिबेट शुड बी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, वेयर एवरीबडी कैन फ्रीली कम टुगेदर एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। दैट आई थिंक इज़ अ मैच्योर डेमोक्रेसी। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और लोग सोशल मीडिया जैसे साधन से अपनी बात को ज़्यादा पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक। तो डेमोक्रेसी आज नए नए टूल्स से ज़्यादा देश के अंदर बढ़ी है, और मुझे लगता है कि इंडिया है इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो इंडिया इज़ अ वेरी वेल डेमोक्रेटिक कंट्री। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है और कैसा किसका सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली में मेरे माता पिता हैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। सो मेरे पिताजी टैक्सी ड्राइवर थे और मेरी माँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता का रहा है हमेशा से ही। साथ में मेरी बहनों ने भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई के लिए। और जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि माता पिता ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की सक्सेस उसकी इंडिविजुअल सक्सेस नहीं होती है, पूरा समाज, बहुत सारे लोग आके उसमें योगदान देते हैं। तो उन सब का योगदान जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड इंसान के अंदर हमेशा होना चाहिए। शिवम, अभी आपने में बताया कि आप एजुकेशन के लिए काम करेंगे फ्यूचर में, तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि निजीकरण स्कूलों में ज़्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट का कम होता जा रहा है योगदान, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश में नई यंग पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और उनकी नीड को मीट करने के लिए सिर्फ पब्लिक एजुकेशन सेक्टर काफ़ी नहीं होगा। तो इसलिए हमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का समीकरण ऐसा बैठाना होगा कि दोनों मिलके उस डिमांड को फुलफिल कर सकें, एजुकेशन की डिमांड को जो हमारे समाज में अभी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है, पर साथ में सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों का लर्निंग आउटकम्स बढ़े। बच्चों को जितना सिखाया किसी स्टैंडर्ड पे सीखना चाहिए बच्चे को, उतना उसको आना चाहिए, रादर देन हम सिर्फ एक क्लास से दूसरे क्लास बच्चे को जंप करते रहें और एक समय ऐसा आए कि जब वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट कैन बी द फ्यूचर। हम वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिलके ही हमारी एजुकेशन की डिमांड को आज पूरा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच शिवम, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। हमारे साथ अभी शिवम के मम्मी पापा मौजूद है, और बेशक यूपीएससी बच्चे ने की हो, लेकिन तैयारी साथ साथ माँ बाप भी करते हैं। और यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम हो, बच्चे के साथ साथ माँ बाप की भी तैयारी चलती है। उसी के बारे में आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अंकल जी आप बताइए, कैसा लग रहा है बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर लिया? बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। करते क्या है आप? थोड़ा सा आप मैं- बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका कैसा बैकग्राउंड रहा फिर। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ शुरू से ही। जी। हाँ, और अब देखो अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करवाते हैं। तो यूपीएससी तक बच्चा जाएगा, ये आपने सोचा था या सब उसी ने सोचा है खुद से? बच्चे ने पहले से ही, मैं नवोदय में जाऊंगा, फिर आईआईटी में जाऊंगा, जी। और फिर अब यूपीएससी में जाऊंगा। तो इसकी मतलब वो रही है, तो हम तो इसकी हेल्प करते रहे हैं, मतलब जो हमारे से हुई है। जी। हाँ। आप बताइए आंटी जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वाइफ हैं, क्या है? मेरा नाम कमलेश है
और मैं एक्चुअली मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे फादर बहुत गरीब थे, पर जब मेरी शादी होके जब मैं अपने हस्बैंड के यहाँ आई तो मतलब बिल्कुल एकदम बहुत ही मुझे लगा कि भाई बड़ा अजीब हो गया ये तो। लेकिन फिर सोचा कि अब तो किस्मत में जो कुछ भी है ठीक है। तो शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत हुई थी, तो उसके बाद जैसे मेरी शादी हुई तो मैं 9th पास थी सिवा। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आगे पढ़ूं, तो इन्होंने कहा नहीं अब थोड़ी पढ़ा जाएगा, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी है वो 1.5 साल के अंदर ही हो गई थी। फिर मैंने इनसे कहा कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना बैकग्राउंड नहीं है, पढ़ाई जो है वो सस्ती चीज़ है, तो शायद वो मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो ऐसे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया मैंने, यहाँ एक पास में ही स्कूल था, उसमें मैं 125 रुपये में मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी। तो इन्होंने तो कहा कि 125 रुपये से क्या होता है, मैंने कहा नमक मिर्च तो आएंगे घर में कम से कम, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मैंने पहली बार किताब लेके मैं किचन में भी अपने मेरे पास किताब होती थी और मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सस्ती और आम आदमी की पहुँच में है। तो मैंने मतलब दिन रात मेहनत करके और 10th किया, उसके बाद मैंने प्रभाकर किया, फिर मेरा हरियाणा में ओटी में 300 में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो तब मेरा शिवम 1.5 साल का था जब मैं ओटी में यहाँ महेंद्रगढ़ डाइट जाती थी। तो मतलब हस्बैंड का पूरा, फिर इन्होंने मुझे कभी नहीं टोका कि भाई ये करना है नहीं करना है, इनको भी भरोसा हो गया कि ये कर सकती है। तो फिर बस बच्चे भी पढ़ते थे और मैं भी पढ़ती थी ऐसे ही। स्टार्टिंग में ओटी करने के बाद मैंने जैसे राव बहादुर स्कूल है यहाँ ज्वाइन किया, तो बच्चे भी मेरे साथ रहते थे। तो जैसे स्टाफ में थी तो मेरे बच्चों की फीस नहीं लगती थी। फिर शिवम ने कहा कि मैं नवोदय का भरूंगा फॉर्म, तो मुझे नवोदय जाना है। मैंने कहा फीस तो यहाँ भी नहीं लग रही है क्योंकि हम स्टाफ के बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर तू यहाँ रहना चाहे तो यहाँ भी रह सकता है। तो इसने कहा नहीं एक बार भर के तो देखता हूँ मम्मी, हो जाएगा तो मैं नवोदय चला जाऊँगा। मतलब बड़ा खुश हुआ था ये। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की तो सर ने फॉर्म भर दिया और इसका नवोदय में हो भी गया अकेला। उस टाइम इसका अकेले का ही सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद फिर ये गया, जब कई दिन इसका मन भी नहीं लगा, पर मैंने सोचा चलो ठीक है इसका मन है तो यहीं पढ़ता है। बाकी बच्चे मेरे साथ ही यहाँ पढ़ते थे। छोटी वाली जो मेरी बेटी है, बड़ी जो है वो पढ़ चुकी थी, कॉलेज पहुँच गई थी। तो इस तरह से मतलब हम स्ट्रगल करते गए। और अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत तो रंग लाती है। तो ये सारा मैं खुद भी पढ़ती थी और मेरे साथ मेरे बच्चे भी पढ़ते थे और मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी। मतलब ऐसे। तो ये आदत आपसे ही लगी है कि पढ़ते रहो अब पढ़ते पता नहीं आदत कहाँ से लगी, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुझे IIT करनी है, तुझे नवोदय जाना है। खुद ही इसने कहा मैं नवोदय जाऊंगा। फिर इसने कहा कि मुझे IIT करनी है। तो मिश्रा जी आए थे यहाँ, तो एक बार मैंने इसे 11th में मिश्रा जी के यहाँ क्लास दिलवाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इसे कोटा भेज सकूँ। फिर पर इसको ये था कि मम्मी सब बच्चे जा रहे हैं तो मुझे 11वीं में ही आप भेज दो। तो इसने कहा, फिर मैंने ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें आया कि भाई विकल्प नाम से कोई संस्था यहाँ आई है। तो मैं उनके पास गई इसको लेके, तो 1 क्लास 2 क्लास ली इसने, तो इसे बहुत अच्छा लगा था उस क्लास में। पर प्रिंसिपल ने वहाँ उससे परमिशन नहीं दी कि भाई नवोदय में जो रेजिडेंशियल होता है तो आप जा नहीं सकते। तो फिर ठीक है भाई तू 12वीं कर, उसके बाद देखते हैं। फिर 12वीं के बाद फिर उनका ऐसा छपा कि भाई ऐसे उनके 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो फिर मैं इसको लेके गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि, फिर मैंने इससे ये कहा कि देखो या तो तुझे पसंद आए तो यहाँ रुकना, अगर ना पसंद आए तो 1 साल तो मैं खर्चा उठा लूँगी, जैसे तैसे करके स्कूल से कुछ हेल्प लूँगी या कैसे भी लूँगी, आपको कोटा भेज दूँगी। तो इसने कहा कि ठीक है मैं यहीं कर लूँगा, अगर ये मुझे हॉस्टल में रखेंगे सर तो मैं यहीं कर लूँगा। तो सर ने के पास उस समय 15 बच्चे थे और वो 15 बच्चों के साथ ही सोते थे, रहते थे, मतलब बिल्कुल उनके साथ ही रहते थे, जैसे घर में एक माहौल होता है। और वहाँ से शुरू में तो इसे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वो बच्चे पिछले 6 महीने से पढ़ रहे थे और ये गया ही था। तो जैसे उन्होंने फंक्शन पढ़ाया था मैथ में, तो बड़ी दिक्कत हुई इसको। फिर इसने सोचा कि भाई ऐसा तो मैं रह जाऊंगा, तो ये दिन रात एक करके लगा रहता था। मिश्रा जी को भी शुरू में तो पता ही नहीं चला कि बच्चा क्या है। फिर ये 12th का रिजल्ट आया, ये रीजन में टॉप आया था, जयपुर रीजन में। तो उसके बाद फिर जब इसका JEE मेंस हुआ, पहला जो पेपर होता है, उसमें फिर ये सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा अच्छा इसके मार्क्स आए थे। उसके बाद मिश्रा जी को भी भरोसा हो गया कि भाई ये बढ़िया करेगा। फिर इसको एडवांस में मिश्रा जी ने मतलब दिन रात एक करके वो किया, तो अच्छी रैंक आई और इसका IIT में हो गया। फिर सबको ये हो गया कि भाई अब तो ठीक है, बच्चा एक बार दिशा पकड़ ले तो उसके बाद
करने आईआईटी में होने के बाद ऐसा हो गया कि बच्चा सेटल हो गया है, हाँ, उसके फिर ऐसा बाद लगा। बच्चा बोले कि मेरे को स्ट्रीम चेंज करना है, मेरे को तो यूपीएससी करना है, तो उस टाइम एक हिचक नहीं आई कि बड़ी मुश्किल से हम एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे हैं, तुम्हें रिस्क क्यों लेना है? हाँ, एक बार ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो आदमी डरता ही है, लेकिन फिर जब बच्चा कहे कि कॉन्फिडेंस से कि नहीं मुझे यही करना है, तो फिर पेरेंट्स तो कुछ भी स्ट्रगल करके अपने बच्चे की इच्छा तो पूरी करनी ही होती है। तो ठीक है भाई, अगर आपको करना है तो ठीक है, एक चांस और दे देते हैं आपको। तो शुरू में फिर ये प्लेसमेंट में भी मतलब इसका ये था कि मुझे आईएएस बनना है, तो प्लेसमेंट में मैंने कि एक बार बैठ के देखो हो जाता है तो ठीक है। फिर इसका हो गया था तो 1 साल फिर मैंने कि काम करके देखो, पहले काम करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आईएएस भी बनोगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर इसने 1 साल तक वहाँ काम किया, फिर सोचा कि नहीं मुझे करना जो है तो वही करना है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो छोड़ के और आप तैयारी शुरू करो। तो इसने तैयारी शुरू की, पिछले साल इंटरव्यू तक पहुँचा था पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, और इस बार सेकेंड टाइम था और इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो भरोसा किया तो उसका परिणाम भी अच्छा मिला। जी, चलिए धन्यवाद, और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ठीक है, आप शिवम की बड़ी बहन है, आप बताइए कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि रुका ही नहीं गया। और स्कूल में ही, जैसे मैं स्कूल में थी तो मम्मी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे, तो बस मैं तो तभी चल दी। और फिर मम्मी कहने लगी शिवम भी आएगा, बस फिर आ गई। तो आप भी टीचर हैं अभी? जी, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हूँ। मतलब मम्मी के बाद सारे बच्चे पढ़ लिए, इतना हाँ। पढ़ाई मन लग गया? हाँ, बस मम्मी साथ साथ पढ़ती थी। एक्चुअली में मम्मी ने फाइनल ईयर किया, उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो मतलब यूँ समझ लो कि आगे आगे मम्मी चल रही थी और पीछे पीछे हम चल रहे थे। तो इन्होंने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और हमें भी कभी भी मतलब वो डाउन नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट करती रही। मतलब आप लोग आज के टाइम में वो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल तौर पे सही बता रहे हो कि मम्मी पापा फोन चलाएंगे तो बच्चे भी फोन चलाएंगे, हमारी मम्मी पढ़ी तो हम लोग भी पढ़ेंगे। बिल्कुल। देखो बच्चे पढ़ते हैं ना तो मेनली क्या होता है, माँ बाप का सेक्रीफाइस होता है। आजकल बच्चे नहीं पढ़ते, माँ बाप को पढ़ना पड़ता है साथ साथ। माँ बाप के बाद आते हैं शिक्षक। अब शिवम ने जहाँ से पढ़ाई पूरी की है वहाँ टीचर से बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बताइए, स्कूल का बताइए। मैं शिव कृष्ण, संचालक राव बहादुर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यादवनगर, रेवाड़ी। शिवम हमसे 5वीं क्लास पास करके गया था। इनकी मम्मी भी हमारे पास हिंदी टीचर्स थी, उनका बड़ा सहयोग था। काफ़ी दिन काम किया मैडम ने हमारे साथ, कम से कम 13-14 साल काम किया। और शिवम ने भी हमारे पास 5वीं पास की, तो एक यूनिक ही लड़का था। इनकी सोच थी, मतलब पढ़ाई में, अनुशासन में बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहता था। तो आज उनकी बदौलत है, जो संस्कार थे तो आज स्टेज पर पहुँचे। तो हम तो इन सुन करके हमारा तो मन गदगद हुआ।